नमस्कार दोस्तों, प्रतिष्ठानम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों की बात पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का जो ये सेक्शन है ये लगातार चल रहा है। इसमें हमने 2 क्लासेस देख ली हैं और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के जो करंट अफेयर्स को हम लोग एक सीरीज में देख रहे हैं, जिसमें आज ये तीसरा भाग है। और ये जो आपकी सीरीज है, आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले समस्त एग्जाम, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, जैसे पेट है, लेखपाल है, या फिर आरओ एआरओ जो आपका लोक सेवा आयोग के तहत होता है, या उत्तर प्रदेश में अन्य कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं आज की क्लास का उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स। ठीक है, आइए देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ था, गणतंत्र दिवस परेड, इस गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन से राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का दर्जा प्रदान किया गया? तो हम लोग जानते हैं वो कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा प्रदान किया गया। आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2021 में भी यही था, उत्तर प्रदेश की झांकी थी और उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा प्रदान किया गया था। और वो किस पर आधारित थी 2021 वाली? आपको याद होगा, भगवान श्री राम जन्मभूमि, इसका चित्रण किया गया था 2021 में। हालांकि अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने ये रिमाइंड करवा दिया कि इसी से संबंधित कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा। अब इस बार क्या है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, आप जानते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये इस थीम को और साथ में काशी विश्वनाथ धाम, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की जो झांकी प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र दिवस में, उसमें 2 चीजें थी, एक जिला एक उत्पाद की बात थी और दूसरा काशी विश्वनाथ धाम की बात थी। तो देखिए, इसलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार भगवान श्री राम की बात करी गई थी और इस बार काशी के भोले बाबा की बात की गई है। और ये जो है पूरे देश में ये गणतंत्र दिवस पर जो भी झांकी प्रदर्शित की गई, इसमें ये सर्वश्रेष्ठ झांकी रही। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही, ये कभी आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा जिसको मिला, इसमें क्या था? तो आप तब आंसर देंगे कि एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की थीम थी। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जो गणतंत्र दिवस में आयोजित हुई, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आज के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया? देखिए, हाल ही में मार्च 2022 इस तारीख को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा पूरे भारत देश की सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें वर्ष 2020 और 2021 दोनों वर्ष की कुल 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश की 2 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल कितनी महिलाएं थी भाई? पूरे देश से कुल कितनी महिलाएं थी? तो पूरे देश से कुल 29 महिलाएं थी, जिनमें से 2 महिलाएं कहाँ की हैं भाई? जिनमें से 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आइए इनको देख लेते हैं। पहली जो है वो है आरती राणा, ये हैं लखीमपुर खीरी से इनका संबंध है और इन्हें वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। और दूसरी महिला जो है वो है नीरजा माधव, ये गोरखपुर से संबंधित हैं और इन्हें 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, याद करने की ट्रिक, आप माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर साहब का नाम जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो देखिए, माधव और गोलवलकर से गोरखपुर, इस तरह से दिमाग में रखिएगा कि जहां माधव आएगा वो गोरखपुर में जाएगा और राणा, ठीक है, तो राणा और ये
लखीमपुर खीरी, या ऐसे भी आपको याद रहेगा कि एक गोरखपुर है, एक लखीमपुर खीरी है, आरती राणा है और नीरजा माधव है। अगर आपने एक एलिमिनेट कर लिया कि भाई जो नीरजा माधव हैं ये गोरखपुर से हैं, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा कि आरती राणा जो हैं वो लखीमपुर खीरी से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात रही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के किस बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए ये है सुकवा डुकवा बांध और ये कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है। याद रखिएगा ये कौन सी नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर। ठीक है, तो ये बेहतरीन बांध है। आप यूं समझें कि इसको नियाग्रा तक की संज्ञा दी जाती है, इस वजह से कि ये जो बांध है ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। तो वर्षा के समय क्या होता है, चर्चा में क्यों है ये, कि वर्षा के समय इसका जलस्तर बढ़ जाता है, तो यहाँ ऊपर से पानी गिरने लगता है और ये जो पानी गिरता है तो यूं झरना जैसा ये प्रतीत होता है। तो ये बहुत मनोरम लगता है। तो बहुत लोग छुट्टियां मनाने, आनंद लेने के लिए, जैसे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन की एक कृति है। तो वो बताते हैं कि भाई घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो बहुत लोगों को घुमक्कड़ी पसंद है, ऐसे मैं भी एक बहुत बड़ा घुमक्कड़ ही हूँ फिलहाल। तो यहाँ यूँ समझिए कि ये जो झांसी का सुकवा डुकवा बांध है इसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड प्रदान किया गया, और जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसलिए आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। देखिए दो चीजें बस पूछी जाएंगी कि ये तो प्रश्न पूछा ही जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड प्रदान किया गया, तो आंसर हम देंगे सुकवा डुकवा बांध। एक तो ये आंसर हुआ। दूसरे तरीके से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सुकवा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड प्रदान किया गया, ये कहां पर स्थित है, ये तो आप आंसर देंगे झांसी। एक तीसरे टाइप का प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के सुकवा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड प्रदान किया गया जो कि झांसी में स्थित है, यह भी लिख देगा। और फिर पूछेगा यह किस नदी पर स्थित है, तो आप आंसर करिएगा बेतवा। तो इतनी 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए, तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि देश की पहली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को कहां से कहां तक प्रयोग किया गया। अभी इसका प्रयोग चल रहा है। याद रखिए ये आईआईटी दिल्ली द्वारा निर्मित है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली द्वारा निर्मित की गई है और देश की पहली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को प्रयागराज से विंध्याचल तक इसको लागू किया गया। अभी इसका प्रयोग चल रहा है। जब इसका प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा तब ये जमीनी स्तर पर उतरेगी। फिलहाल यहाँ से 2 बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ एक्सप्रेसवे को लिया है, ये आपके पेपर के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला एक्सप्रेसवे है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सब लोग यार नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि क्योंकि ये आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। सबसे पहले इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 340.8 किलोमीटर। तो पहला प्रश्न है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। एग्जैक्ट डेटा मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, 340.8 किलोमीटर। कितने लेन का है यार, ये 6 लेन का है। ये दूसरी बात हमको याद रखनी है। हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुल्तानपुर में किया है। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको एकदम रट्टा मार लेना है यहीं पर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल वे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहां पर किया है, तो आंसर करिएगा सुल्तानपुर। कितने किलोमीटर ये लंबा है, तो 340.8 किलोमीटर। अब चूंकि इसका उद्घाटन हो चुका है इस लिहाज से ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितना बता रहे हैं उतना समझिए कि अभी चूंकि इसका उद्घाटन हो चुका है इस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। हालांकि इसलिए मैं बात बोल रहा हूं कि अभी बहुत सारे एक्सप्रेसवे का केवल अनाउंसमेंट हुआ है, उसका कार्य चल रहा है और बहुत जल्द कुछ के कार्य, जैसे आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा ये इसको पछाड़ देगा और गंगा एक्सप्रेसवे टॉप पे पहुंच जाएगा। फिर गंगा एक्सप्रेसवे को भी पछाड़ने महाराष्ट्र का एक हाईवे आ रहा है। तो इस तरह से चीजें लगातार अपडेट होती रहती हैं, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि
प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें कि ऐसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। क्लियर है भाई? तो और इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए 340.8। इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? सुल्तानपुर में किया है। तीसरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इसको, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाता है? लेखपाल और पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है, मतलब ये प्रबल संभावना है इनके पूछे जाने की। तो यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है। और अगला प्रश्न, कहां से कहां तक ये है? तो ये लखनऊ से प्रारंभ होता है और गाजीपुर में समाप्त होता है। ठीक है। तो लखनऊ से प्रारंभ होगा और कहां पर खत्म होगा? गाजीपुर। चलिए 9 जिलों की जो बात कर लेते हैं जल्दी से। लखनऊ पहला है, दूसरा बाराबंकी है, तीसरा अमेठी है, चौथा सुल्तानपुर है, पांचवा अयोध्या है, छठवां अम्बेडकर नगर है, सातवां आजमगढ़ है, आठवां मऊ है और 9वां है गाजीपुर। ठीक है। आशा करता हूं कि मैप में भी, अगर आप मैप यूं समझें एक स्ट्रक्चर अगर बनाने का प्रयास करें हम लोग, ऐसे एक रफली मॉडल उत्तर प्रदेश का देखने का प्रयास करें अगर इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ शुरू होगा लखनऊ बाराबंकी, फिर क्या है? अमेठी, अमेठी, यहाँ पर सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। सॉरी यार, चल नहीं रहा से ये, ठीक। इस तरह से आप एक बार इसको ये देखिए, ऐसे ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये देख लीजिएगा। आप एक बार देख लेंगे ना मैप पे तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको याद करने की ट्रिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्रम इधर उधर हो जा रहा है लेकिन ट्रिक देखिए ऐसे, एक अ है, फिर ये अ है, फिर अ है, फिर आ है। तो इसका मतलब ये है कि अ वाला टर्म 4 ठो है, 4 ठो अ वाला। ठीक है। हालांकि आप ऐसे देख लेंगे 2-4 बार तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन जिनको ये न समझ में आए उनके लिए बता दे रहे हैं कि आप ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि एक अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। ठीक है। फिर लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और मऊ, गाजीपुर। ठीक है। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपको याद हो पाएगा अच्छे से, आप बार बार यही देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे देख के ही याद हो गया है, 2-3 बार मैंने भी देखा, मुझे याद हो गया, तो इस तरह आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। तो पहला प्रश्न यही कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो आंसर करेंगे 594 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न ये है गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है, तो मेरठ से शुरू होता है और कहां तक जाता है? प्रयागराज तक। तीसरा, यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो आंसर देंगे 12 जिलों से। ठीक है। अब याद रखिएगा ये निर्माणाधीन है, इसका निर्माण जो है 2024 तक कंप्लीट होगा। जब 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जब ये अपनी प्रचालन प्रावस्था में आ जाएगा, अब प्रचालन प्रावस्था वो लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे जिनको, जो ग्रामीण विकास वाली क्लास अच्छे से कर चुके हैं। तो जब प्रचालन प्रावस्था में ये चीज आ जाएंगी, तब ये गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सारी डिटेल आपसे, तब आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तब आपके पेपर में प्रश्न भी बनेगा। अभी के लिए आप केवल ये 3 बातें याद रखें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से आपका काम चल जाएगा। पहली बात ये कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न कि ये कहां से कहां तक है, तो मेरठ से शुरू होता है, प्रयागराज तक जाता है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है। तो ये 3 बातें आपको यहाँ याद रखनी है। चलिए यार, यहाँ पर लगे हाथ यमुना एक्सप्रेसवे की भी बात कर लिया जाए। तो यमुना एक्सप्रेसवे को देखते हैं क्या है भाई इसमें खास। तो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। ठीक है। और ये कहां से कहां तक जाता है? ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आगरा तक जाता है। तो ये कहां से शुरू होगा? ग्रेटर नोएडा से, और कहां तक जाएगा? आगरा तक। आपको मैं बताऊं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 में जो पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे पूछा था कि ये कहां से कहां तक प्रसारित है। तो इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सौभाग्य योजना, आप जानते हैं सौभाग्य योजना कब शुरू की गई, योजना को देख लेते हैं। वर्ष 2017 में सौभाग्य योजना शुरू किया गया। इसका पूरा नाम क्या है? सहज बिजली हर घर योजना। मैंने योजनाओं वाले सेगमेंट में भी आपको बार बार कहा है कि केवल आप योजना को पहले जानिए,
जैसे उसको जान जाएंगे, अब जैसे इसको सहज कहें अभी समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर ये कह दें, वो सॉरी सौभाग्य कह दें तो समझ नहीं आएगा, लेकिन ये कह दें तो आप योजना भी समझ जाएंगे और इसका उद्देश्य भी समझ जाएंगे। बताइए भाई, आपको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही कि सहज बिजली हर घर योजना मतलब हर घर में बिजली पहुंचाना, वो भी सरलतापूर्ण, यही है सौभाग्य योजना, बस सामान्य सी बात है। तो महत्वपूर्ण चीज ये होती है इसीलिए कि ये योजना शुरू कब की गई, ये चैलेंजिंग चीज है, उसको याद रखना कि ये शुरू करने का वर्ष क्या था। ठीक है, तो इसमें विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। अब सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आंसर आप देंगे क्या? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो सौभाग्य योजना के तहत जो विद्युतीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो हम बताएंगे तीसरा स्थान है। देखिए नीति आयोग के जितने भी इंडेक्स आते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम में। अभी देखिए हाल ही में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का जो एग्जाम हुआ, वहाँ पर उसने जो भी इंडेक्स उसने पूछा, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप नीति आयोग के द्वारा जारी एक साल में जितने भी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, मैक्सिमम मैं आपको बताऊं कि 10 से 12 इंडेक्स जारी करता है बस। और अगर 10 से 12 इंडेक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तो 1 से 2 प्रश्न तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। तो इसको विशेष ध्यान रखें। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसको ध्यान रखेंगे, तीसरा स्थान है। ठीक है, बात करते हैं तो पहली चीज ये कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो आंसर आप करेंगे नीति आयोग। अब चूंकि उत्तर प्रदेश तीसरे पे है तो याद रखिए ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, तो इसको याद रखिए। पहले पे है बिहार, दूसरे पे है झारखंड और तीसरे पे है आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो गरीबी की दर है वो 37 पॉइंट समथिंग 9 करके है, 37.79, इस तरह से आप ये याद रखें कि ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब बहुआयामी गरीबी है इतने प्रतिशत लोगों में। तो ये डेटा इन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें याद रखिए 3 क्षेत्र लिए गए हैं इसके प्रदर्शन के लिए, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक जीवन स्तर। ये 3 क्षेत्र लिए गए हैं और इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों के आधार पर 12 सूचकांक लिए गए और इन 12 सूचकांकों के आधार पर यह तय किया गया कि गरीबी का मापदंड क्या होगा। इतनी डिटेल मैंने जानबूझ के बताई क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट इंडेक्स है और आपके पेपर में यहाँ से चाहे वो गहराई से क्वेश्चन पूछे चाहे सतही तौर पर पूछ ले, आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया? अब देखिए मोदी जी ने बात कही थी इस बार की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। अब हम हालांकि ये सब योजनाओं में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक जल्दी से देख लेते हैं अमृत महोत्सव कब से शुरू किया गया? 12 मार्च से, 12 मार्च 2021। क्यों 12 मार्च से ही शुरू किया गया? आप लोग जानते हैं क्योंकि गांधी जी ने 12 मार्च को ही साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। तो ये सब तमाम बातें फिलहाल यहाँ पर हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मतलब 12 मार्च की डेट को यादगार बनाने के लिए 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू होता है और जो चलेगा कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। कितने सप्ताह चलेगा? 75 सप्ताह। उसमें याद रखिए सारी कहानी 75 ही को लेकर है, इसलिए चीज मैंने बताया कि अमृत सरोवर भी उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में, एक एक जिलों में अमृत सरोवर स्थापना की बात कही गई है। तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने भैया? 75। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है, सब लोग जानते होंगे। तो ये अमृत सरोवर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला, न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का पहला अमृत सरोवर, ध्यान रखिए कि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 75 अमृत सरोवर कम से कम स्थापित करना है। उसमें उत्तर प्रदेश जहां तक संभव हो पाएगा वो अमृत सरोवर की स्थापना करेगा। तो रामपुर के पटवाई गांव में, तो कौन सा गांव है भाई? पटवाई। पटवाई नहीं भी याद रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, आप याद रखें कि रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, और गांव अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रामपुर तो भूलना भी नहीं चाहिए। तो रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो
आज के उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। फिर लगातार हम लोग नए नए प्रश्नों को खोज रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को ला रहे हैं आपके साथ, और फिर अगली क्लास में एक नए उमंग के साथ, नए सीरीज के साथ और एक नए कलेक्शन के साथ फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बनाकर खूब अच्छे से तैयारी करते रहें। जहां भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, संदेह हो, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप अपना प्रश्न वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।